अम्ल तथा भस्म के आयनिक विवरण देखते हैं इसको। सभी अम्ल, भस्म तथा लवण के जलीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं। जो भी अम्ल है, जो भी भस्म है, जो भी लवण है, किसी को भी अगर इन तीनों में से किसी को भी अगर हम जल में मिला देंगे तो वो जो जलीय विलयन बनेगा उनका क्या कर सकते हैं हम, विद्युत अवघटन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो उस अवस्था में उसको क्या बोलते हैं, विद्युत अवघटय बोलते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड इत्यादि, ये सब जो है, ये सब के सब जो इसका जो जलीय विलयन होगा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा। ठीक, आगे है, वैसे योगी जिनके जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं करते हैं वे विद्युत अनवघटय कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, जो करेंगे उसको बोलेंगे विद्युत अवघटय। जिनका योगी जो है, जिनका योगी का जलीय विलयन जो है विद्युत का संचालन नहीं करेगा उनको क्या बोलेंगे हम लोग, विद्युत अनवघटय कहेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारा अल्कोहल हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ये सब के सब जो है इसको अगर हम जल में मिला देंगे तो इसका जो है, इसमें जो है विद्युत धारा का संचालन नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये पदार्थ क्या कहलाएंगे, विद्युत अनवघटय पदार्थ कहलाएंगे। ठीक, अम्ल, भस्म तथा लवण के जलीय विलयन में उपस्थिति आयन ही विलयन से होकर विद्युत धारा का संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये ऐसे नहीं कि उसमें विद्युत धारा का संचालन होने लगता है, लेकिन मेन बात इसमें क्या है कि अम्ल में जो उपस्थित आयन है, भस्म में जो उपस्थित आयन है, लवण में जो उपस्थित आयन है, ये सभी आयनों के कारण ही उसमें विद्युत धारा क्या करता है, संचालन करता है। इन सभी आयनों को जब हम, इन सभी पदार्थ को जब हम क्या करते हैं, जल में मिलाते हैं तो इसका जो आयन है वो जल में टूट के घुल जाता है पूरा, और वो जो कण है विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या करता है, मदद करता है। इसलिए इसमें क्या करता है, विद्युत धारा का संचालन होने लगता है। तो मेन क्या है इसमें, इसमें उपस्थित जो आयन है वही विद्युत धारा का संचालन के लिए उत्तरदायी है। अगर इसमें आयन नहीं होता तो उसमें विद्युत धारा का संचालन नहीं होगा। आगे है, आगे एक क्रियाकलाप है, देखते हैं इसको। एक बीकर में तनु HCl, तनु मतलब होता है पतला, एक बीकर में तनु HCl का विलयन ले तथा इसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड डालें। चित्रानुसार सर्किट जोड़कर बिजली की धारा प्रवाहित करें। तो बिजली की धारा प्रवाहित करते ही बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बिजली की धारा विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो HCl अम्ल जो है विद्युत का क्या करता है, सुचालक है। क्या है, सुचालक। कैसे, जब हम HCl को पानी में घुलाते हैं तो इसमें उपस्थित जो आयन है वो जल में घुल जाता है पूरी तरह से, और जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें उपस्थित जो कण है, जो आयन है, वही एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। किसको, विद्युत धारा को। इस तरह स्पष्ट होता है कि अम्ल जो है विद्युत धारा का संचालन करता है या फिर सुचालक है। अब एक क्रियाकलाप से देखते हैं जी। इसमें क्या है कि H2SO4 का जलीय विलयन में विद्युत धारा का संचालन करता है क्या, या हाँ या ना, इसकी जांच के लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, H2SO4 का मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये भी एक प्रकार का अम्ल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। NaOH हो गया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आदि के जलीय विलयन से भी विद्युत धारा की प्रभावित होती है, क्योंकि NaOH या फिर CaOH का होल 2 आदि जल में घुलकर क्या करता है, आयन प्रदान करता है। सबसे बड़ी बात है ये आयन प्रदान करना। जो भी अम्ल, भस्म या क्षार जो भी पानी में घुल के आयन प्रदान करेगा वो सब के सब विद्युत का क्या करेगा, संचालन करेगा। एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखते हैं, एक लगा दिया है, इलेक्ट्रोड लगा दिया है, यहाँ पे धनायन और ऋणायन दोनों है, दोनों को बैटरी से जोड़ दिया है। इसमें HCl का विलयन क्या कर दिया है, डाल दिया है, एक तार से क्या कर दिया है, इसको बल्ब में जोड़ दिया है। जब इसमें लाइन देते हैं तो बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। इसका मतलब क्या है, ये विद्युत धारा का संचालन करता है। अगर बल्ब नहीं जलता तो इसका मतलब इसमें जो है विद्युत धारा का संचालन नहीं होगा। यहाँ से देखो, यहाँ एक बैटरी का है, दो बैटरी से 2 तार निकला, एक तार को बॉल से जोड़ लिया और एक तार को क्या किया, इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया। तो ऐसे स्थिति में यहाँ से यहाँ तक तो तार नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे साफ हो रहा है कि विद्युत धारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, इस विलयन के माध्यम से जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि ये विलयन जो है विद्युत धारा का संचालन करता है। यहाँ पे कुंजी है, अगर इसको बंद करेंगे तो बल्ब जलेगा, उसको अगर इसको हम ऑफ करेंगे तो बल्ब जलेगा, ऑन करेंगे तो बल्ब क्या होगा, बुझ जाएगा।
यहाँ से हम देख सकते हैं कि H2 कुछ जैसे भस्म है, ये OH मिल गया तो भस्म कहलाएगा, इसको OH मिल गया तो भस्म कहलाएगा इसमें। तो इसमें प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस मिलकर क्या बनता है, आयन बनता है। ये दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो यही जो इलेक्ट्रोड है विद्युत धारा का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। इससे स्पष्ट है कि NaOH और CaOH का होल 2 ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों जो है विद्युत धारा का संचालन करता है। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज तथा अल्कोहल के जलीय विलयन से विद्युत की धारा प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि ये जल में घुलकर आयन प्रदान नहीं करते। सिंपल सी बात है, जो जल में घुलकर आयन प्रदान करेगा वही विद्युत धारा का संचालन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जल द्वारा विद्युत अपघटन का आयनों में विघटन होने की क्रिया को आयनन कहते हैं। क्या बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको टॉपिक में देख लेना अच्छे से। जल द्वारा विद्युत अपघटन का आयनों में विघटित होने की क्रिया क्या बोलते हैं, आयनन कहते हैं। जैसे जल है, जल में किसी हम अम्ल को डालेंगे तो उसमें जो उपस्थित आयन है वो क्या होगा, विघटित होगा, मतलब अलग होगा। अलग होकर किस में मिल जाएगा, पानी में मिल जाएगा, और इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, आयनन कहते हैं। आयनन तनुता के साथ बढ़ता है। विलयन जितना ही तनु होगा, आयनन की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। तनु मतलब पतला होता है, क्या होता है, इसको ध्यान रखना। तनु मतलब क्या होता है, पतला। तो विलयन जितना पतला होगा उसमें जो है आयरन की मात्रा उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी। और सिंपल सी बात है, अगर आयरन की मात्रा अधिक होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होगा। अगर आयरन की मात्रा कम होगी तो विद्युत धारा प्रवाहित क्या होगा, कम होगा। इसलिए तनु विलयन जितना तनु होगा, जितना तनु का मतलब जितना ज़्यादा पतला होगा विलयन, किसी भी भस्म अम्ल या क्षार का विलयन जितना पतला होगा उतना ही ज़्यादा मात्रा में उसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अब आगे क्या है जी, अम्ल हमेशा अम्लीय नहीं होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अम्ल जो है हमेशा क्या होते हैं, अम्ल नहीं होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे चोर है, चोर हमेशा चोर थोड़ी होता है। चोर जब चोरी करता है तब उसको कहते हैं चोर, है ना। इसलिए जब उसको पकड़ लिया जाता है तब उसको चोर बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं चोर। जिस दिन पकड़ा जाता है उस दिन चोर बोलते हैं उसको। देखिए आगे। अब हम अम्लों के आयनन पर विचार करते हैं। विशुद्ध एसिटिक अम्ल का सूचक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तथा यह धातु या धातु के कार्बोनेटों से भी क्रिया नहीं करता। यह विद्युत का कुचालक। देखिए इंपॉर्टेंट बात है। क्या करते हैं, एसिटिक एसिड को जब हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है जब इसको धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं। कोई तरह का अभिक्रिया नहीं करता है। इसका मतलब साफ है कि ये विद्युत क्या है, कुचालक है। लेकिन एसिटिक एसिड अम्ल का जलीय विलयन के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार शुद्ध एवं शुष्क HCl गैस जल की अनुपस्थिति में अम्ल के गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन HCl गैसों का जल में विलयन अम्ल के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब देखो क्या है कि HCl को जब हम जल में मिला देंगे, जलीय विलयन बन जाएगा, तब वो अम्ल के सभी गुणों को प्रदर्शित करेगा, अन्यथा वह प्रदर्शित नहीं करेगा। तो किसी भी अम्ल को जल में मिलाएंगे, किसी भस्म को जल में मिलाएंगे, या किसी भी क्षार को भस्म में, लवण को जल में मिलाएंगे, तभी उस स्थिति में ही अम्ल को अम्ल कह सकते हैं, अन्यथा उसको अम्ल नहीं कह सकते। मतलब उसका गुण हमेशा उसमें उपस्थित नहीं रहता है। जब उसको हम पानी में मिलाते हैं तब उसका अच्छी तरह से गुण पता चल सकता है, ऐसा नहीं। इसलिए इससे क्या प्रमाणित होता है कि अम्ल के अम्लीय गुणों को दर्शाने के लिए जल की उपस्थिति क्या है, अनिवार्य है। जल नहीं रहेगा तो इसके सभी गुणों को हम देख नहीं सकते हैं, सभी गुणों को हम जांच परख नहीं कर सकते, सभी गुणों के बारे में हम अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। इसलिए जल का होना काफ़ी जरूरी है। इसलिए क्या होता है, अम्ल हमेशा अम्ल नहीं होता है। कब होता है अम्ल, हमेशा अम्ल कब होता है, जब उसमें पानी की मात्रा मिलाई जाए, या फिर जब उसको हम जल में मिलाएंगे, जल में मिला के उसका विलयन बनाएंगे, तभी उस स्थिति में उसका हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन अच्छे तरह से कर सकते हैं। अब आगे है आर्हेनियस द्वारा अम्ल एवं भस्म की परिभाषा। ये आर्हेनियस जो है वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने जो है अलग अलग अपने स्तर से क्या दिया है, अम्ल और भस्म का परिभाषा दिया है। बहुत तरह के वैज्ञानिक हैं, सब अपने अपने स्तर से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और उनका परिभाषा देते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको।
अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अम्ल वैसे पदार्थ को कहा जो जल में घुल के क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा। अगर हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करेगा तो इसके अनुसार ये अम्ल नहीं है। अगर हाइड्रोजन आयन प्रदान कर दिया, H+ प्रदान कर दिया, इसका मतलब वो अम्ल है, अन्यथा वो अम्ल नहीं है। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल HNO3 हो गया, नाइट्रिक अम्ल CH3COOH, इसको कहते हैं हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। ये तीनों चारों को और भी है बहुत सारा, उसको हम क्या करते हैं, जैसे H3PO4 है, H2CO3 है, इस तरह के अम्ल को जब हम क्या करते हैं पानी में देते हैं तो ये पानी में घुल के क्या करता है, H+ आयन प्रदान करता है, और इन्हीं को हम अम्ल कहेंगे। अरहेनेस के द्वारा, अरहेनेस ने साफ कहा है कि वैसे ही पदार्थ को हम अम्ल कहेंगे जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते। जैसे देखिए जी, यहाँ पे HCl है, इसको हम पानी में देंगे तो क्या होगा, H+ और Cl- कर देगा, मतलब अलग अलग कर देगा। H+ को अलग कर देगा और Cl- को अलग कर देगा दोनों तरफ से। HNO3 है, उसी तरह H+ कर दिया अलग और NO3- ये अलग कर दिया। तो दोनों प्रत्येक स्थिति में क्या करता है, पानी में मिलता है। सभी अम्ल को जब हम पानी में मिलाएंगे तो क्या करता है, H+ और माइनस इधर जो भी है माइनस क्या करता है, अलग कर देता है। इसका मतलब प्रत्येक स्थिति में क्या देखते हैं हम, H+ आयन प्रदान करता है। तो वैसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, अम्ल कहेंगे। इन सभी पदार्थों को क्या बोलते हैं, अम्ल कहेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि याद रहे, जलीय विलयन में H+ आयन स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं है। ऐसा नहीं है कि जल में H+ आयन है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन H+ आयन जल जो है H2 है कि अणु से जुड़कर H3O आयन हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इसका ध्यान रखना, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। जैसे H है, H+ है, तो H2O मिलाएंगे तो H3 हो जाएगा, उसके बाद में O+ होगा। तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, H का एक प्रोटॉन और ये जल जब इसको अभिक्रिया कराते हैं तो साथ में क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन, यही है हाइड्रोजन आयन। क्या है, हाइड्रोजन। इसी की वजह से उसमें विद्युत धारा का संचालन होता है। ठीक है। अब भस्म के बारे में क्या दिया इन्होंने, देखो कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। जितने भी OH- में मिलेगा तुमको, OH- में मिलेगा, सबके सब भस्मिक पदार्थ है। क्या है, सबके सब भस्मिक पदार्थ है। तो इसमें क्या है जी, देखो कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH ये हो गया तुम्हारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, CaOH का होल टू ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन सभी पदार्थों में OH 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 है। इसका मतलब OH क्या होता है, माइनस होता है। और ये हमेशा क्या करेगा, जल में घुल के क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। यहाँ पे क्या करता था, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता था, और यहाँ पे क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। तो प्रत्येक स्थिति में देखते हैं। अरहेनेस के द्वारा इन्होंने फिर भस्म की भी परिभाषा दी। इन्होंने क्या कहा कि भस्म हम वैसे पदार्थ को ही कहेंगे जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता हो, अन्यथा जो जल में घुल कर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान नहीं करेगा उसको हम भस्म नहीं कहेंगे। तो जितने भी भास्मिक पदार्थ हैं लगभग सब के सब क्या करते हैं, जल में घुल के हाइड्रोक्साइड आयन क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, प्रत्येक स्थिति में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। जैसे NaOH है, इसको जल में मिलाएंगे, Na+ अलग हो जाएगा और OH- अलग हो जाएगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जल में मिलाएंगे तो के अलग हो जाएगा और OH- अलग हो जाएगा। NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम जल में मिलाएंगे तो NH4+ अलग हो जाएगा और OH- अलग हो जाएगा। CH का होल 2 है, इसको जल में मिलाएंगे तो Ca2+ अलग हो जाएगा और 2OH क्या होगा, माइनस अलग हो जाएगा। तो हम प्रत्येक स्थिति में क्या देखते हैं, जब किसी भस्म को पानी में देते हैं तो प्रत्येक स्थिति में हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो प्रदान करता है। तो अरहेनेस के द्वारा यही कहा गया है कि किसी भी भस्म को जब हम क्या करते हैं, जल में घुलाते हैं तो वैसे स्थिति में क्या करता है, ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, और इसी पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, भस्म कहते हैं। वैसे तो भस्म का परिभाषा तो हम लोग जानते हैं क्या है कि भस्म जो है स्वाद में कड़वा होता है, ये अम्ल को क्या करता है, उदासीन करके लवण बनाता है। लेकिन ये सिंपल बात था, ये हमारे लिए सिंपल बात थी, ये हो गया साधारण सी बात। लेकिन एक अरहेनेस जो वैज्ञानिक है, इनके अनुसार अगर पूछ लेगा क्वेश्चन में कि अरहेनेस के द्वारा भस्म की परिभाषा दे तो हम कहेंगे कि भस्म वैसा पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। क्या करता हो, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता हो, वैसे ही पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, भस्म कहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रत्येक स्थिति में जल में घुलकर क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। ये हाइड्रोक्साइड आयन माइनस है तो प्रत्येक स्थिति में प्लस अलग हो जाता है, और OH- क्या होता है, प्रत्येक स्थिति में अलग हो जाता है। आगे जी कि जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं, तो पता होगा जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जब किसी जल में भस्म को घुला देंगे तो वैसे भस्म, जब किसी जल में क्या करेंगे, जल में क्या करेंगे, भस्म को
किसी भी भस्म को अगर घुला देंगे तो ये दोनों को जो घुल गए इसको हम क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। जब किसी जल में भस्म को अगर मिला देंगे तो जल और भस्म ये दोनों मिल के दोनों मिल के क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। इसलिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि जल में घुलनशील भस्म को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। जल, कोई भी जल है उसमें अगर भस्म हम मिला देंगे, भस्म जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और भी बहुत सारा है। तो इनको जब हम जल में मिला देंगे तो इन जलीय विलयन को हम क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। ठीक है। अब है उदासीनीकरण। देखो क्या, अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल बनती है। तो पता है कि किसी भी अम्ल और भस्म को क्या करते हैं, जब अभिक्रिया कराते हैं, किसी भी अम्ल को जब और भस्म को अभिक्रिया करते हैं, जैसे कि NaOH प्लस में क्या करेंगे, HCl, ये दोनों को जब हम अभिक्रिया करेंगे क्या करेगा, ये Na प्लस होता है और OH माइनस होता है, H प्लस होता है, Cl क्या होता है, माइनस। ये प्लस चल जाएगा माइनस के पास, यानी कि NaCl बन जाएगा, इधर NaCl बन जाएगा। और प्लस में क्या होगा, यहाँ पे क्या है, OH है, यहाँ पे H है, यानी कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। OH माइनस है और H प्लस है, तो माइनस जाएगा प्लस के पास, तो H2, दो गो H है तो H2 होगा, उसके बाद में O यानी कि जल। ये हो गया तुम्हारा लवण और ये क्या हो गया, जल। तो ये है भास्मिक, ये है अम्ल, ये भस्म है, ये अम्ल है। तो जब किसी भस्म को अम्ल के साथ मिलाते हैं तो वैसे स्थिति में क्या होता है, ये पूरी तरह से उदासीन हो जाती है, ये अपनी गुणता को खो देता है। यानी कि ना ही भस्म रहता है इसमें, ना ही भस्म का गुण रहता है, ना ही अम्ल का गुण रहता है, तो दोनों का गुण पूरी तरह से नेगलेक्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों जब खत्म हो जाता है उसको उदासीन करता है, इसलिए इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अम्ल और भस्म को क्या करता है, ये एक दूसरे को क्या करता है, उदासीन कर देता है, एक दूसरे में मर मिट जाता है अपने आप। ये लड़ाई करके क्या होता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है इसका गुण, और ये बदल जाता है किसमें, लवण में, और क्या होता है, जल में। तो इसी प्रकार के अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। समझे, यानी कि Na प्लस है, OH माइनस है, यहाँ पे H प्लस है, OH क्या है, Cl क्या है, माइनस है। तो प्लस जाएगा माइनस के पास और माइनस आएगा प्लस के पास। यहाँ देखते हैं Na प्लस और Cl इसमें माइनस है, तो NaCl बन जाएगा एक पहला, और उसके बाद में OH माइनस और H प्लस, ये दोनों मिलकर क्या होगा, H2O बने। अब समीकरण को अगर संतुलित नहीं तो संतुलित कर देंगे, अगर है तो कोई बात नहीं है। अब इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। अब आगे क्या है देखो, आगे क्या है कि यहाँ देखो NaOH है और प्लस है, ये प्लस और माइनस मिलकर क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा, और OH माइनस और H प्लस है, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, H2O प्लस, H2O हो जाएगा, यानी कि लवण तथा जल बन जाएगा। ये दोनों उदासीन अभिक्रिया कहलाएगा। धन आवेशित आयन अम्ल के ऋण आवेशित Cl माइनस से अम्ल के साथ क्या करता है, जुड़ के NaCl बनाएगा, और H प्लस जो है OH माइनस के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। चूंकि विलयन में H प्लस तथा OH माइनस आयन नहीं पाए जाते हैं, अतः विलयन ना अम्ल होगा और ना ही क्षारीय होगा, यानी कि अम्ल नहीं अम्ल होगा ना ही क्षारीय होगा। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, नहीं अम्ल होगा, नहीं अम्ल होगा और नहीं क्षारीय होगा, लेकिन उदासीन हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। उदासीन कर दिया पूरी तरह से, नहीं अम्ल का गुण रहा ना ही क्षारीय का गुण रहा, तो दोनों में से किसी का गुण नहीं रहा, तो दोनों को क्या करता है, उदासीन करके लवण और जल में बदल गया। तो ऐसे स्थिति में क्या बोलते हैं, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। समझ में आया। चलिए अब है आगे अम्ल तथा भस्म के गुण देख लेते हैं। गुण क्या है, यहाँ पे तो हम देखे थे कि अम्ल जो है भस्म किसको बोलते हैं, अम्ल और भस्म किसको कहते हैं, या फिर इसको सिंपल तो बड़ी परिभाषा में यहाँ पे जाने से उसका अर्हीनेस के बारे में हम भी, अर्हीनेस जो दिया था परिभाषा, उसके बारे में हम जाने। अब है क्या, अम्ल और भस्म के गुण है, क्या है, अम्ल और भस्म के गुण है। तो अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं सब में किसी न किसी प्रकार का अम्ल पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं सब में अलग अलग तरह का अम्ल पाया जाता है। ऐसा नहीं कि सब में एक ही तरह का, ऐसा रहता तो सब नींबू ऐसा लगता है, ऐसा रहता तो सब इमली जैसा लगता है स्वाद, ऐसा कोई बात नहीं था। सब में अलग अलग प्रकार के, सब खट्टे पदार्थों में अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, अम्लीय पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है। तो जैसे सिट्रिक फल है, जैसे नींबू है, संतरा है, कच्चे अंगूर है, इन तीनों में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है।
जिनका स्वाद क्या होता है खट्टा। सिरका 6 से 8% एसिटिक अम्ल, इसको भी ये भी क्या होता है स्वाद में खट्टा होता है। सिरका अचार बनाने के रक्षक में क्या जाता है अचार। अगर सिरका को क्या करते हैं अचार में डाल देते हैं तो अचार बहुत दिन तक क्या रहता है सुरक्षित रहता है, अचार जल्दी खराब नहीं होता है। सिरका ध्यान रखना है कि सिरका को अचार बनाने के रक्षक में इसका उपयोग किया जाता है। भस्म स्वाद में क्या होता है कड़वा होता है, तो पता होगा। कुछ प्राकृतिक पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल निम्न सारणी में दिए गए। इसको बहुत ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। जैसे देखिए नींबू, संतरा हो गया, नींबू का रस हो गया, हाँ अंगूर हो गया, लगभग जितने भी खट्टे पदार्थ उस टाइप के हैं, नींबू रस, टाभा हो गया, इन सब में क्या करता है सिट्रिक एसिड रहता है। सिट्रिक एसिड सेब में हो जाएगा मैलिक अम्ल रहता है, सेब में क्या रहता है मैलिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, इमली कौन सा रहता है टार्ट्रिक अम्ल, सिरका में क्या रहता है एसिटिक अम्ल रहता है, क्या रहता है एसिटिक एसिड या फिर एसिटिक अम्ल, एसिड को ही अम्ल बोलते हैं। दही में लैक्टिक अम्ल रहता है, दही में क्या रहता है लैक्टिक अम्ल रहता है। टमाटर में ऑक्जेलिक रहता है, टमाटर में क्या रहता है ऑक्जेलिक रहता है। अमरूद में भी आपका ऑक्जेलिक रहता है, ठीक है, अमरूद ध्यान रखिएगा, अमरूद में भी ऑक्जेलिक अम्ल रहता है। अमाशय रस जो हमारे पेट में है उसको क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, क्या रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है, तो HCl बोलते हैं ना उसको, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। चाय में थोड़ा टैनिक अम्ल रहता है, चाय में क्या रहता है टैनिक अम्ल रहता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड रहता है, एस्कॉर्बिक अम्ल रहता है, विटामिन सी में क्या रहता है एस्कॉर्बिक अम्ल रहता है। लाल चीनी में फॉर्मिक एसिड रहता है, फॉर्मिक अम्ल रहता है, इसको ध्यान रखने का बहुत ही इंपॉर्टेंट। बस एक बार दो बार अच्छा से देख लेना, उसके बाद में ये याद हो जाएगा, हमको तो पूरा याद है। तो आज इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक।